हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू आर वाचिंग हियर फिजिक्स इन माय व्यू। तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a disk electric field due to a charged wire and a definition of flux and Gauss's theorem। तो आज हम Gauss's theorem को आगे ले आने वाले थे कि Gauss's theorem के आगे एप्लीकेशन क्या है, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ Gauss's theorem। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ Gauss's theorem के बारे में, फिर हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और हम इसके साथ ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली यूनिट को आगे चलेंगे इसे लेकर, और फिर तीनों यूनिट का एक साथ असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। उस असाइनमेंट में 50 क्वेश्चन होंगे और ये समझ लीजिए आप असाइनमेंट जो है वही है बेस किसी कंपटीशन का। अगर आप असाइनमेंट सॉल्व नहीं करते हैं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो हम इसके बाद एक लेक्चर और होगा, ये लेक्चर लगभग 1 घंटे का रहेगा और अगले लेक्चर को मिलाकर आपके 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 3 यूनिट का हम एक साथ असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, तो लगभग 50 क्वेश्चन होंगे और इसी तरह से हम आगे चलेंगे। ओके, तो हम पढ़ने वाले थे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। लेट्स स्टार्ट। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस, तो सबसे पहले मैं आपका एक बार रिवाइज करा देता हूँ गॉसेस थ्योरम क्या है। गॉसेस थ्योरम सिंपली एक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ कंसिस्टिंग चार्ज। मतलब किसी क्लोज सरफेस से अगर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वास्तव में उसके अंदर निहित आवेश के चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा। इसकी डेफिनेशन जो मैथमेटिकल डेफिनेशन वो ऐसे देते हैं, फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका जो है इसकी डेफिनेशन हो गई, मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। बात करते हैं इसके इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? इंटीग्रल ई डॉट डी एस और 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? इंटीग्रल रो डी वी। तो ये उसकी इंटीग्रल फॉर्म होगी। तो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी मैंने डिस्कस करी थी, होती है डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म थी। तो ये 3 ये फॉर्मूला आपको याद रखने थे जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाए थे। इसके बाद अब चलेगा कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। इसके कैसे अप्लाई करते हैं और इसके एप्लीकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर। अगर कोई कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है तो उसके द्वारा हम कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक काम करते हैं, पहले 1D चलते हैं, फिर 2D की तरफ, फिर 3D की तरफ चलेंगे। तो 1D का मतलब होता है वायर, तो पहले चार्ज वायर की वजह से निकालते हैं। 2D का मतलब होता है सरफेस, फिर निकालते हैं हम सरफेस का मतलब इसे स्फीयर की वजह से। और 3D का ये हो गया चार्ज वायर, और फिर निकालेंगे सीट की वजह से, और फिर निकालेंगे आपका स्फीयर की वजह से। ये आपका 1D 2D 3D स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज वायर में क्या करना है आपको? एक इनफाइनाइट चार्ज वायर लेना है। इनफाइनाइट चार्ज वायर मतलब ये हो गया चार्ज वायर, और ये इतनी इंफिनिटी लेंथ का है दिखाने के लिए आप ऊपर इंफिनिटी ले लेंगे और नीचे इंफिनिटी ले लेंगे, नेगेटिव इंफिनिटी, ठीक। अब इसको मैंने चार्ज दिया, और अगर ये कंडक्टिंग वायर है तो दिया गया चार्ज उस पर पूरी इनफाइनाइट लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडक्टिंग है, अगर कंडक्टिंग नहीं, नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज जहाँ दिया गया है वहीं रहेगा। तो मान लिया ये कंडक्टिंग वायर है जो कि इंफिनिटी लेंथ का है, और चार्ज इसकी पूरी लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो किसी एक पॉइंट पर अगर चार्ज डेंसिटी को बताना है तो उसे हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, जैसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला होता है dq/dx या dq/dx, दैट्स कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर ये इंफिनिटी लेंथ का कोई कंडक्टिंग वायर है और इसकी वजह से मुझे निकालना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाए? मान लीजिए पॉइंट P है और ये R डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लेना है। और गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक क्लोज सरफेस होता है जो कि चार्ज जो है उस सरफेस के अंदर आना चाहिए, उसके अंदर कंसिस्ट करना चाहिए। तो ये R डिस्टेंस पर है, R ठीक कर लेते हैं, R डिस्टेंस पर है सरफेस। और अब जो है यहाँ पर हमने एक गॉसियन सरफेस लिया,
सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अगर वायर है तो आपको सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही लेना पड़ेगा। ये आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम कहा गया था, गॉसेस थ्योरम में ये कहा गया था द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। तो मैंने क्लोज सरफेस तो बना दिया, अब मुझे निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है। तो मैंने देखा कि अगर सिमेट्री को ब्रेक करा जाए तो यहाँ तीन प्रकार के आपको सरफेस मिलेंगे, रैंडम सरफेस। एक तो है अपर सरफेस, ये लोअर सर्कल, और ये जो है आपका कर्व्ड सरफेस है। तो हमें तीन एरिया एलिमेंट लेने हैं, तीन एरिया एलिमेंट बहुत ध्यान से लेना है। और ध्यान एक बात क्या रखनी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड बाहर क्यों निकलेगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड बाहर क्यों निकलेगा, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज से ये फील्ड जो है बाहर क्यों निकल गया, तो बाकी यहाँ तो बनाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पर सरफेस है। अब सरफेस एलिमेंट लेना, एक तो ले लिया मैंने यहाँ पर, नाम क्या रखते हैं डीए, एक ले लिया यहाँ पर, इसका नाम भी क्या डीए, इसका नाम रख दो DA1, इसका नाम रख दो DA2, इसका नाम रख दिया DA3, ठीक है। अब देखते हैं फील्ड की और एरिया की डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है, क्योंकि मैंने कहा द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस निकालने के पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। E डॉट ds EDS cos थीटा होती है। तो फील्ड की डायरेक्शन तो ये है जिसे वेक्टर E कहा जा रहा है, और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन तो ये है, दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू है 0 डिग्री। ऐसे यहाँ देखें तो फील्ड की डायरेक्शन जो है वो है इधर की तरफ E, और एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो एंगल बैठता है यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एंगल क्या बैठता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बनता है फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। तो डेफिनेशन थी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, ओके। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने क्या करेंगे, फाई ई निकालेंगे आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो बैठेगा डी फाई 1 से जो पास हो रहा है प्लस डी फाई 2 से जो पास हो रहा है प्लस डी फाई 3 से जो पास हो रहा है। तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, तो ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सम करना पड़ेगा, और इसका टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पाई जो है इन सबके इंटीग्रेशन का सम बैठेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एम्प्लाइज फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल डी फाई 1 प्लस इंटीग्रल डी फाई 2 प्लस इंटीग्रल डी फाई 3। फॉर्मूला रखते हैं सबके, फाई ई इक्वल टू फाई 1 का फॉर्मूला होता है ई डी ए वन कोस थीटा 1, ओके। यहाँ कितना होगा EDA2 cos थीटा 2, यहाँ कितना होगा EDA3 cos थीटा 3, ठीक है। एंगल देखते हैं, EDA1 1 में एंगल कितना 0 डिग्री यहाँ रखूंगा तो बने कितना फाई ई इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रल EDA1 cos 0 डिग्री, और आप देखें आगे cos 90 बनेगा यहाँ पे। थीटा 2 एंगल कहाँ है, थीटा 2 एंगल ये है, थीटा 2 एंगल ये A2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को थीटा 2 कहा है मैंने, तो 90 डिग्री जब यहाँ रखूंगा तो cos 90 कितना होता है, cos 90 इक्वल टू sin 0 बराबर, sin 0 की वैल्यू 0। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कितना है, थीटा 3 एंगल है, थीटा 90 रखूंगा तो कितना cos 90 इक्वल टू sin 0 की वैल्यू 0 हो गई। तो ये आपका बन गया फाई इक्वल टू इंटीग्रल EDA1 cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, EDA1 आपका ये आ गया। तो ये आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, ठीक। और अच्छे से करना तो आप ऐसे कर सकते हैं, इस वेक्टर को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो वेक्टर को हम ये इंटीग्रेशन को हम अंदर लेंगे तो कितना बचाइए, ये बन गया फाई ई बराबर ई इंटीग्रेशन DA1। सोल्व करेंगे आगे तक क्या बनेगा, फाई ई इक्वल टू EDA1। अब A1 कौन सा एरिया था, A1 ये वाला एरिया था, ये वाला A1 यहाँ था, तो ये कर्व्ड सरफेस है। और अब कर्व्ड सरफेस क्या होता है, अब आप देखें सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई RH, ये होता है इंटीग्रेशन DA1 की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 पाई RH, ये होता है कर्व्ड सरफेस, जिसे हिंदी में वक्र पृष्ठ भी कहा जाता है। तो ये DA1 का इंटीग्रेशन हो गया 2 पाई RH, ये तो आ गया टोटल फ्लक्स। तो इसका मतलब हमने क्या करा, अगर गॉसेस थ्योरम को ध्यान से देखें तो गॉस की थ्योरम में कहा था द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, इतनी बात हमने पूरी कर ली, हाँ भी बात सही है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस सही है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम, ओके जी, बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस
थ्योरम। तो गॉस थ्योरम कहती है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, बिल्कुल सही बात है, पाई इज इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस पाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ कंसिस्टिंग चार्ज समेशन क्यू, इसके इक्वल होता है। ठीक, क्या आप कह सकते हैं क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो अगर ये चीज मैं यहाँ रख दूंगा, इसके इन दोनों का यूज करूंगा, समेशन क्यू लिख दिया, आप ऐसे लिख दीजिए फाई ई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, जैसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर आपको कितना आ गया, ई इंटू 2 पाई आर एच इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसको नीचे लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, देखो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे दिखेगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, क्यू अपॉन आर एच, क्यू अपॉन आर एच भी नीचे जाएगा, आर एच, तो ये हो गया आपका क्यू अपॉन एच को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन डी क्यू ओवर डी एक्स, या कह सकते हैं क्यू अपॉन एच, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बन गया, एम्प्लाइज ई इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर इंटू ये हो गया आर का डायरेक्शन में। यही मैंने थोड़ी देर पहले प्रूफ करा था आपका दूसरे मेथड से भी, तो वो मेथड थोड़ा टिपिकल मेथड माना जाता है, थोड़ा बड़ा मेथड माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज हुआ है। ठीक है, अब देखा जाए इसका ग्राफ कैसा हो, आपको मैं बता रहा हूँ पूरे चैप्टर में, इस पूरे यूनिट में आपको क्या करना है, अगर गोस थ्योरम को कोई सी भी एप्लीकेशन को आपको समझना है तो आप इसमें आपको बार बार कह रहा हूँ गोस की थ्योरम ही याद होनी चाहिए पूरी तरह से, और उसको बार बार रिपीट करते रहो। कहा क्या था मैं, उसने कहा था द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, इस सेंटेंस के हिसाब से क्या है, फ्लक्स निकाल लो पहले, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन, बस बात खत्म हो जाएगी, आप समझ रहे हो मैं क्या कहता हूँ। तो ये मैंने जबरदस्ती इतना बड़ा करा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था, आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अब मैं इसे दोबारा करके दिखा दे रहा हूँ कि एक बार में करते तो कैसे कर सकते थे। अगर एक बार में करते तो हम ऐसे कर सकते थे इसे प्रूफ, अगर एक बार में करते तो हम इसे ऐसे कर सकते थे प्रूफ कि आपको सबसे पहले सिमेट्रिकल एंगल देखना है। सिमेट्रिकल एंगल क्या है, 90-90, इसको छुओ मत, फ्लक्स जाने का मतलब ही नहीं बनता, दिख भी रहा है। अब जब फील्ड इधर जा रहा है तो फ्लक्स ऊपर कैसे चला जाएगा। कई बार आपको ऐसा होगा कि समझाने के लिए बहुत बड़े बड़े टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन आप जब कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ आपको देख के पता चलेगा फ्लक्स पास हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे कि यहाँ से फ्लक्स का तो मतलब ही बनता है स्पर्श करके जा रहा है पर पास नहीं हो रहा। इन दोनों को जाना तो इसकी बात करते हैं। तो फ्लक्स कितना गया, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होता है ना, ई डी ए वन, ये आएगा देखो फ्लक्स। टोटल फ्लक्स की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स इसके पास होना चाहिए था, लेकिन सिमेट्री के देख के बोल रही है कि इसमें से फ्लक्स नहीं निकलेगा, इसमें फ्लक्स पास नहीं होगा, पास होगा इससे। तो फ्लक्स की डेफिनेशन होती है ई डॉट डी ए, तो फ्लक्स की डेफिनेशन होती है ई डॉट डी ए, तो इससे पास नहीं हुआ, पास होगा इससे। तो बात करते हैं फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो गया इंटीग्रल ई डी ए वन, ई डी ए वन। इधर लगा दो गोस थ्योरम कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर लगा दो इंटीग्रेशन, एरिया कहाँ का है, सर्कमफेरेंस का, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। फील्ड को रोको, बाकी को नीचे लाओ, एम्प्लाइज फील्ड इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर इनटू आर। तो बस इतना सा था। ये भी आपको याद नहीं करना, आपको जनरली फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ठीक, तो ये इन्फिनिटी चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा दे रहा हूँ। सीधी सी बात है, अगर दो वेरिएबल आपके इनवर्स रिलेशन के साथ हों और सिंगल पावर के साथ हों तो उसमें एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाते हैं। तो अगर इसे मैं फील्ड मान लूँ वेक्टर यू, इसे रेडियस डिस्टेंस मान लो वेक्टर आर, तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ होगा। इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे पी वी इक्वल टू आर टी में आपने देखा होगा, ये पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर कोई है तो इसको नीचे लाओगे, पी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वी, सिंगल पावर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जहाँ पर भी ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगी कि पावर सिंगल है और इनवर्स रिलेशन, तो वहाँ पर जो ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये बनता है ऐसे कि अगर हमें आर की जगह 0 रख दूँ, अगर मैं रेडियस को पीछे को लेकर आऊँ, रेडियस को पीछे को लेकर आऊँ, रेडियल डिस्टेंस को, नॉट सिंग रेडियस, रेडियल डिस्टेंस को पीछे की ओर लेके आऊँ, तो आपको देखोगे 0 रखते इन्फिनिटी बन रहा है, मतलब ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। वैसे अगर मैं रेडियस को इन्फिनिटी रख दूँ तो ग्राफ नीचे आना चाहिए क्योंकि की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। ठीक है, यस। अब कुछ लोग हाइपरबोला में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं क्या चीज़ है। हाइपरबोला आपने ऐसा पढ़ा होगा, ऐसा ऐसा या ऐसा ऐसा। ये सिमेट्रिक हाइपरबोलाज होते हैं जो हल्के हल्के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1, इस तरीके की जो क्वेश्चन मिलती है सिमेट्रिक क्वेश्चन, उनका तो ऐसा होता है, उनका डायग्राम ऐसा बनता है। लेकिन जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है वो बनते हैं भाई साहब ऐसे, यहाँ बनते हैं वो कॉम्बिनेशन में बनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो दो नहीं बनते, बनते वो भी दो हैं। पर हमारा जो है पॉजिटिव, हमारा जो फॉर्मूला है वो जो एक्सप्लेन कर रहा है वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, प्लस प्लस वाले को, इसलिए हम सिर्फ इतना ग्राफ दिखा देते हैं। तो ये आपका ये पार्ट इधर भी होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो वाला है, ठीक है। तो मैं एक बार बना देता हूँ, ये आपका इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये 1 है, ये 1 है, और इनवर्स रिलेशन तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, और बनेगा ऐसे। ओके, ठीक, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर की तरफ इंटेंसिटी, और ये रेडियस, ठीक। तो हमने अभी पढ़ा कि अगर हम बात करें किसी चार्ज इन्फिनिटी चार्ज वायर के कारण अगर हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, E = 1/2π0 λ/r, where लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो 1D के बारे में हमने पढ़ लिया, ये सब होता है आपका। अब बात करते हैं 2D के बारे में, ठीक है। आगे जब हम पूरी बुक पढ़ लेंगे, समराइज कर दूंगा मैं, पूरी बुक ही जो है वो 2 घंटे की नहीं है, जब हम तेजी से पढ़ेंगे तो। पर यहाँ ज़रूरी ये है कि जिसने पहली बार देखा हो वो फिर कहाँ का समराइज करना। तो आज जब हम पूरी बुक पढ़ लेंगे, आप लोगों को भी डेरिवेशन अच्छे से याद रहेंगे, फिर हम एकदम तेजी से चलेंगे, ये यहाँ से आए ऐसे करके पूरी बुक को 2 से 3 घंटे में कवर कर लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कवर होगी, जिसे कहते हैं पेपर से पहले रिविजन कैसे करें वो वाली बात, ठीक है ना। तो अभी करना है हमें 2D वाला। 2D क्या होता है, 2D में आपका आता है सीट। तो नंबर 2 आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट की वजह से आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बड़ी सीधी सी बात है यार, एक चार्ज सीट ले लो, रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने रेक्टेंगुलर चार्ज सीट ले ली, अब लोगों के मन में आएगा रेक्टेंगुलर तो इनफाइनाइट कैसे होगा, इनफाइनाइट तो आपने शेप कैसे बताया रेक्टेंगुलर है। अरे भाई साहब ये इनफाइनाइट है, ठीक है, कुछ भी मान लो आप, मैंने रेक्टेंगल कह दिया ना, तो आप कह सकते हैं गलत है क्योंकि आप इसकी बाउंड्रीज पे जाके चेक नहीं कर सकते इसकी शेप कैसी है, और ना ही मैं उतनी रिजिडिटी के साथ कह रहा हूँ कि रेक्टेंगल है। हम जब भी कभी हम लेते हैं ना वो सिग्मा, जिसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, बात ही खत्म हो जाती है यार। चीज कितनी बड़ी हो, आप डेंसिटी की बात करते तो चीज का शेप का मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि आपने डेंसिटी की बात करें ना, आप पर यूनिट में कितना कंसंट्रेशन है चार्ज की उसकी बात कर दी, तो उस एक तरीके से पूरी सिमेट्री को डिफाइन कर रहा होगा। खैर जो भी है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको इन्फिनिटी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस इन्फिनिटी चार्ज चलो मैं दिखा देता हूँ कि ये ऊपर तक दिखा दिया, प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसे करते हैं। ये हो गया प्लस इनफाइनाइट और ये हो गया माइनस इनफाइनाइट। अब इस इन्फिनिटी चार्ज सीट पर क्या हुआ कि एक चार्ज सीट थी जिसका इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा एरिया। तो उस बहुत बड़े एरिया पर मान लीजिए कोई प्लेनेट है, और कोई प्लेनेट जो है वो कंडक्टिंग मीडियम है, उसका सरफेस जो कंडक्टिंग है। अर्थ मान लो कि अर्थ जो है लोहे की बनी हुई है, ठीक है, तो कुछ मान लेते हैं ऐसे। तो मान लिया अर्थ लोहे की बनी हुई है, तो मेरे रेस्पेक्ट में अर्थ का एरिया इन्फिनिटी हो गया। हाँ वो फाइनाइट है, और किसी और प्लेनेट के रेस्पेक्ट में देखें तो जो इन्फिनिटी है वो रेस्पेक्ट टू रेस्पेक्ट वेरी करता है। किसी और हम इन्फिनिटी के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल मेरे कहने का अर्थ ये, जब आप किसी चीज को मेजर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, आप सीधे आंखों से आपका देख के पता चल जाता है इन्फिनिटी किसे माना जा सकता है। अगर आप उसके लिए पॉइंट लाइक बिहेव कर रहे हैं तो वो आपके लिए इन्फिनिटी है। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अर्थ की सरफेस अगर पूरी कंडक्टिंग होती तो इन्फिनिटी सरफेस मानी जा सकती है। तो वैसे ही ये कंडक्टिंग सीट थी, मैंने इसे चार्ज दे दिया, क्योंकि कंडक्टिंग थी तो चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया इसके सरफेस पर, तो वहां पर क्रिएट हुआ आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे सिग्मा कहते हैं। सिग्मा dq/d है, dq/d है या dq/ds भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मुझसे बोला गया कि यहाँ पर आपको इसकी वजह से यहाँ पर निकालना है फील्ड इस पॉइंट P पर। तो मैंने कहा यार डिस्टेंस कितनी निकाली, r डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी चार्ज सीट की वजह से r डिस्टेंस पर एक आपको बताना है कि r डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। तो हमने कहा भाई ये ऐसा कैलकुलेट करने के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ा है, इसे हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस कहा जाता है। और इस स्थिति में आप या तो क्यूबिकल ले सकते हैं, क्यूबिकल बॉक्स, या ले सकते हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्योंकि हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पढ़े थे पहले भी लिया, तो हमें उसके सारे सिमेट्रिकल एरियाज पता है, इसलिए हम वही लेंगे। यहाँ पर आता है आपका गॉसियन सरफेस लेना, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस।
ओके, तो ये हमने लिया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की वजह से आपको निकालना, और इसको उसका यूज करते हुए आपको यहाँ निकालना है, ठीक है। तो अब मैंने ये था एक एरिया एलिमेंट यहाँ लेना है। एरिया एलिमेंट कहाँ लेना है, जहाँ पर आपको लग रहा है सिमेट्री खत्म हो रही है। जैसे कि मैं बात करूँ, मैंने माना कि पूरा जो शेप है, पूरा शेप जो वो सर्कुलर सिमेट्री में है। तो मैं यहाँ से गया दिखा रही है, सर्कल तो खत्म हो गया, देखा यहाँ प्लेन आ गया, फिर देखा सर्कल आ गया। तीन तरीके आपको एरिया एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तीन तरीके के आपको एरिया एलिमेंट लेने पड़ेंगे और बात खत्म हो जाएगी। पहला एरिया एलिमेंट यहाँ लेंगे आप, इसको कहते हैं DA1। दूसरा एरिया एलिमेंट यहाँ लेंगे आप, इसे कहते हैं DA2। और तीसरा यहाँ लेंगे आप, इसे कह दिया मैंने DA3। और आपको एरिया वेक्टर पता होगा कहाँ होता है, एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर और एरिया के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें ये आपको बिल्कुल भी ना बताना पड़े कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एंगल आपको दिख रहा होगा थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, एरिया भी इधर है, फील्ड भी इधर है, एंगल हो गया 0 डिग्री। और यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया ऊपर है, एंगल हो गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब भूल जाना है इसे। इधर देखते हैं चार्ज की फील्ड, देखो ये हो गया फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया भी इधर है। ध्यान से देखो क्या दिख रहा है आपको, एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर का एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसको मतलब इसको लेना, बात खत्म हो गई। इसको लेके फ्लक्स सॉल्व कर देना है, ठीक है जी। ये बेलन जो इसके अंदर से आ रहा है, अंतर्निहित होते हुए, अंतर्निहित कर सकते हो, इससे गुजरते हुए सिलेंडर पास हो रहा है। हाइपोथेटिकल सरफेस है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं बहुत ही इजी वे में कर देता हूँ तेजी से। बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस थ्योरम, बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम की डेफिनेशन क्या कहती है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई, पहले इसे ही निकाल लो, इंटीग्रेशन EDA1 प्लस इंटीग्रेशन EDA3। ये A1 है, ये रख लिया मैंने, ये A2 छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 90 डिग्री है, समझ लूंगा आप। और A3 है वहां पर रख लिया, तो हो जाएगा फाई E इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन EDA1, ऐसे वेक्टर लेना है आपको। और फिर cos 0 रखेंगे, देखो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, राइट, तो EDA1 आ गया, प्लस इंटीग्रल यहाँ भी cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ भी कितना आ गया, EDA1 आ गया। मान लीजिए DA का इंटीग्रेशन एरिया जो है वो बैठता है आपका A, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये तो लिखना क्या है, कहाँ लिखें, नहीं रहने देते हैं, आगे चलते हैं। DA का इंटीग्रल एरिया अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो कैपिटल ए आता है, ये मान लिया, एम्प्लाइज फाई E इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया E, और इसका इंटीग्रेशन DA प्लस E इंटीग्रेशन DA। तो इसको मैंने मान लिया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ DA इक्वल टू A, तो ये हो गया EA इंटू EA, तो कितना हो गया फाई E इक्वल टू आ गया E इंटू A प्लस E इंटू A, तो ये कितना हो गया फाई E इक्वल टू आ गया 2EA। बात खत्म हो गया यहाँ तक। अब भैया डेफिनेशन क्या करिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। अभी ये मैंने डेफिनेशन तो लिखी है, पर मैंने ऊपर कह दिया डेफिनेशन गॉस थ्योरम, और यहाँ पे लिख रखा है मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स लिखना चाहिए मुझे, लेकिन नहीं, मैं गॉस थ्योरम को कह रहा हूँ। मेरी गॉस थ्योरम ने क्या करी है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, है ना। तो ये मैंने आधी बात कही है, तो ये मैंने आधी बात से मैंने ये रिजल्ट निकाला, और फिर आधी बात पढ़ रहा हूँ मैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, आधी बात, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, ये हो गया आगे बात, इज इक्वल टू 1/ε टाइम ऑफ कंसिस्टिंग चार्ज, तो ये मैंने पूरी बात कर दी। और इन दोनों बातों को मिलाकर ये गॉस थ्योरम कंप्लीट होती है, मतलब मैंने गॉस थ्योरम ही यूज करी है, ठीक है। ई का मान निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना आ गया, Q अपॉन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है, तो ई को रहने दिया यहाँ पे, ई को रहने दिया यहाँ पे, बचा 2A, तो 2A को नीचे ले जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहने दिया यहाँ पे, 2A को नीचे ले जाएंगे, Q अपॉन ये आगे 2A एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन ए को क्या कहते हैं भाई, Q अपॉन ए को कहते हैं सिग्मा, Q अपॉन ए को क्या कहते हैं, देख लीजिए आप, Q अपॉन ए को कहते हैं सिग्मा, करेक्ट। यहाँ रख दिया एम्प्लाइज E इक्वल टू आ गया, Q अपॉन ए कहते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका सक्सेस है। तो ये आपका जो आ गया फील्ड आ गया, और ये मैंने कल भी प्रूव करा था, जिसके अंदर एक बहुत शानदार क्वेश्चन छुपा है, आपको अभी डिस्कस करेंगे। इसकी वेक्टर फॉर्म बता सकता है कोई, इसकी वेक्टर फॉर्म बतानी क्या, इसकी वेक्टर फॉर्म है कि एक्स एक्सिस के अलोंग, कहाँ है, एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर आप इधर देखेंगे तो इधर की तरफ,
उधर देखेंगे उधर की तरफ, किसी एक पॉइंट पर फील्ड इतना है, क्योंकि आधा इधर है, इसलिए इसे बाय 2 भी कहा गया है, ठीक है, टोटल फ्लक्स के हिसाब से निकाल जाए। तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं वेक्टर को, चलो आगे लाइन लिख देते हैं ऊपर, और वेक्टर फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप डायरेक्शन, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर उद्धृत होती है, मैं आपको वो भी बता दूं कि ये चार्ज शीट कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, इस बात से फर्क पड़ता है, ये मोटी हो या पतली हो, इस बात से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मान लेते हैं, पहले समझते हैं कैसे फर्क पड़ता है, उस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो ये तो आपने नोट कर लिया, मिटा देता हूँ उसे। अब बात करते हैं फर्क कैसे पड़ता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, जो फ्लक्स है, फील्ड है, जो हम इतनी देर से खेल रहे हैं, ये सीट की वजह से उत्पन्न होता है, चार्ज की वजह से, ये सोचने वाली बात है। जो फ्लक्स है, जो फील्ड है, वो सीट की वजह से उत्पन्न हो रहा है या चार्ज की वजह से, आप बताइए। ये उत्पन्न हो रहा है चार्ज की वजह से, ना कि सीट की वजह से। अगर मैं चार्ज हवा में भी ऐसे ऐसे रोक दूं, तो वहां कोई रीजन, वहां कोई एरिया ना हो, मतलब एरिया तो अपने आप प्रोवाइड करा लेंगे अपने लिए, वहां कोई सरफेस ना हो, वहां कोई चीज ना हो, तब भी फ्लक्स क्रिएट कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए, इसमें एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था, ठीक है, बहुत ध्यान समझना तो आपको समझ आएगा। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था और मैंने यूं चुटकी बजाई और ये जो सीट थी, इनफाइनाइट सीट, वो गायब हो गई, ठीक है, मान रहा हूं मैं। तो मैंने चुटकी बजाई और इनफाइनाइट सीट गायब हो गई, तो जब इनफाइनाइट सीट गायब हो गई, पर चार्ज है, तो इनफाइनाइट सीट चार्ज गायब हो गई और चार्ज है, तो क्या इस पॉइंट फील्ड की इंटेंसिटी बदल जाएगी? बदलने में कितनी होगी? यहाँ पर भी वही होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप। तो ये बात क्या सिद्ध करती है? ये बात सिद्ध करती है कि भाई साहब, जिस सीट की आप बात करो, उसका महत्व नहीं है फ्लक्स में, उसका महत्व नहीं है फील्ड क्रिएट करने में, पर चार्ज किसी ना किसी पर होगा, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो चार्ज तो हवा में नहीं आएगा ना, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो मैटर होना जरूरी है। और बात ये चल रही है कि फ्लक्स और फील्ड क्रिएट होता है चार्ज से। अब बात करते हैं, यदि थिन सीट हो, यहाँ पे दो केस क्रिएट होते हैं, यदि थिन हो या ना हो, ठीक है, तो बहुत ध्यान समझेंगे। यदि सीट थिन हो, फर्स्ट केस और सेकंड केस, ठीक है। यदि मैं आपको सीधा हिंदी में लिख रहा हूँ, ये नंबर 1 और नंबर 2, फर्स्ट केस और सेकंड केस, नंबर 1 नंबर 2 कह सकते हैं। अब एक अगर मान ली पतली है, ठीक है, थिन सीट है, नंबर 2 सीट ऑफ फाइनाइट विड्थ, एक है थिन सीट और दूसरी सीट ऑफ फाइनाइट विड्थ है। और इसमें नंबर 1 नंबर 2 क्या, इसमें भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। नंबर 1 कंडक्टिंग, चलो आप समझ गए, इसमें क्या होता है, कंडक्टिंग भी और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। नॉन कंडक्टिंग के लिए फील्ड डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप चार्ज देंगे तो वो वहीं पर रह जाएगा, ज्यादा जगह फैलेगा नहीं, तो वो एक अलग बात रहेगी, उस चीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि थिन सीट जो है और सीट ऑफ फाइनाइट विड्थ में डिफरेंस क्या है, ठीक है, समझना। पहले आंसर आपको याद हो जाना चाहिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब समझो बात, ठीक है सर। थिन सीट का मतलब होता है कि एक पतली सी सीट होनी चाहिए, लो जी पतली सी सीट हो गई, और मैंने इसे चार्ज दे दिया, चलो जी चार्ज दे दिया। अब बात आती है फील्ड कहाँ पे पहुंचेगा और कितना, बहुत ध्यान समझना। आप समझ गए तो फिर आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा लाइफ में कि 2 किसके नीचे आएगा, 2 किसके नीचे नहीं आएगा। क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो काफी समय तक हमें ये दिक्कत रही है किसमें 2 लेना है। और ये क्या है, ये सीट ऑफ फाइनाइट विड्थ है, तो फाइनाइट विड्थ को कैसे बनाएंगे देखेंगे ध्यान से। ये आपकी फाइनाइट विड्थ की सीट है। जरा विचार करके आप मुझे बताइए कि अगर ये भी कंडक्टिंग सीट है, कंडक्टिंग थिन सीट, और ये भी कंडक्टिंग थिन सीट है, ठीक है, इसे भी हमने चार्ज दिया, तो कंडक्टिंग थिन सीट को जब इसे भी चार्ज दूंगा तो बड़ी सीधी सी बात है कि चार्ज तो पूरे सरफेस पर फैलता है। जब पूरे सरफेस पर फैलता है तो उधर की तरफ भी होगा और इधर की तरफ भी होगा, सही है, ठीक। तो यहाँ पर 2 लेयर हैं, इधर की तरफ वाली भी और उधर की तरफ वाली भी, और उधर पर भी पॉजिटिव चार्ज ही है। आप समझ रहे हैं बात को?
उधर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ छोटे छोटे स्टार, छोटे प्लस बना के, ये वाला सरफेस जो है छोटे छोटे प्लस वाला, ये भी इसके पीछे ही है, ठीक है। तो अगर थिन शीट है ये, अगर ऐसे हुई तो क्या दिक्कत है, ठीक है। देखो भाई इसका तो डेरिवेशन हम जिंदा प्रूफ करके आए हैं, इस पॉइंट पर निकालोगे तो आंसर आपका आएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x कैप। नो संदेह, कोई संदेह नहीं है। बात करते हैं इसकी, अगर सीट ऑफ फाइनाइट विड्थ है वो निकालो किसी पॉइंट पे, तो भैया सबसे पहले तो ये जो है पहले नंबर की, जैसे कह रहा हूँ मैं रोमन नंबर का फर्स्ट नंबर की, ये आई दिखा दिया मैंने, ये लगाएगा फील्ड इस पे कितना, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x कैप। फिर दूसरी वाली सीट भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई करेगी फील्ड, वो कितनी होगी, वो भी इतनी होगा, ये वेक्टर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x कैप। बड़ी सीधी सी बात है। विड्थ ऑफ फाइनाइट विड्थ तो है मेरे भाई, सीट ऑफ फाइनाइट विड्थ तो है, पर वो फाइनाइट विड्थ बहुत छोटी है इसके एरिया के मुकाबले, और दूसरी बात छोटी भी नहीं होती, तो यहाँ तो आर पे डिपेंडेंसी तो है नहीं, तो फील्ड सेम होना ही था। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होता है, E इक्वल टू आप देखो आधा ये आधा एक इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट x कैप। तो ये आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे आपको ये लेना है, कहाँ पे आपको ये लेना है, बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। अगर सीट थिन सीट है, पतली सीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, अगर वो मोटी सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, क्योंकि पतली सीट में आधा फील्ड क्रिएट होगा और मोटी सीट की कंपेयर में वो मोटी सीट में 2 लेयर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इस बात की कि ये आर पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था और ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। पहले मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है, इसका ग्राफ भी प्लॉट कर देता हूँ, ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ बहुत ही शानदार हो, देख सकते हैं आप। बताइए इनफाइनाइट चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा। सबसे पहली बात, ग्राफ खींचता है वेरिएबल के बीच में, तो आप बताइए किन 2 वेरिएबल के बीच में खींचना चाह रहे हैं। ग्राफ हमेशा एटलीस्ट 2 वेरिएबल के बीच में खींचता है, कम से कम 2 वेरिएबल से। यहाँ पर दूसरा वेरिएबल है ही है नहीं, तो जब दूसरा वेरिएबल है ही है नहीं तो ग्राफ किसके बीच में खींचेंगे, देखते हैं। तब भी खींच कर अपनी मर्जी से, चार्ज डेंसिटी तो वेरी है नहीं, और चार्ज डेंसिटी वेरी कर गई तो फिर तो मिलेगा वही क्वेश्चन टीफर में पहुंचेगा। कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी तो आप कर नहीं पाते, करने में दिक्कत आती है, फिर वेरिएबल चार्ज डेंसिटी में और ज्यादा दिक्कत आएगी। बात करते हैं ग्राफ की, तो हम ग्राफ अपनी मर्जी से खींच रहे हैं, आर डिपेंडेंसी विद ई, तो आर पे डिपेंडेंट ग्राफ में यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ ई का, ठीक है। तो आर और ये ई, तो ये ग्राफ कैसा होगा भाई साहब, यहाँ एक पॉइंट लो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का x कैप, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट लगो तो इसके आधे में आ जाएगा, क्योंकि आधा होता है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का ग्राफ किया। और ये आपको करना क्या है, आप बताओ क्या इसमें r है, अरे क्या इसमें r है, इसमें r नहीं है और इसमें भी r नहीं है, तो r को इंक्रीज करने पर फील्ड इंक्रीज नहीं होगा, r के इंक्रीज करने पर फील्ड। अब जब इसमें r नहीं है, इसमें r नहीं है, तो r के इंक्रीज करने पर फील्ड इंक्रीज नहीं होगा, तो आपको यहाँ पॉइंट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और r को इंक्रीज करने पर फील्ड इंक्रीज नहीं होगा, ये चला गया लो ग्राफ। बात करता हूँ, इन्फिनिटी तक ले जाए, कोई दिक्कत ही नहीं, इन्फिनिटी तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यही ग्राफ है और यही आपका यहाँ पे लेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी आपका r के इंक्रीज करने पर इंक्रीज नहीं होगा। ये 2 ग्राफ जो है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू चार्ज सीट। कौन सी चार्ज सीट, कंडक्टिंग इनफाइनाइट चार्ज सीट। ये थिन फिल्म के लिए, कौन सा वाला थिन फिल्म के लिए भाई, थिन माने आधा, तो ये हो गया थिन सीट, और ये हो गया फाइनाइट विड्थ सीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक। आगे पोटेंशियल डिस्कस करने में बड़ा मजा आएगा, इसकी वजह से बहुत शानदार टॉपिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा उससे। अब बात करते हैं इंटरव्यू का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें हाथों हाथ ही लेकर चलें, बहुत टाइम है हमारे पास सीरियसली। पर तुम्हें अगर रिविजन करना पड़ेगा घर में, अच्छे से पढ़ो और सारे टॉपिक्स नोट करो, उनका रिविजन करो, और समझने के लिए हमें सारी चीज समझने के लिए अभी बहुत इतना टाइम है कि मैं फुल्ली एक्सप्लेन कर सकता हूँ हर चीज को। सिलेबस तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब बहुत शानदार क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरव्यू का, जिसका नाम है वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है अक्सर, ज्यादातर मैंने देखा है। Why the electric field intensity vector E due to infinite charge sheet is independent of R। अर्थात ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से प्रोड्यूस हुई है वो R से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप या ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप, ये पूछा गया। पूछने से पहले वो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। पहले आपसे पूछेंगे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो आप बोलोगे सर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग वायर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, तो आप बोलोगे ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट, तो आप बताओगे ई इक्वल टू 1, ऐसा बोलते रहेंगे आप लिखते रहो क्योंकि आप बुद्धिमान हो, वहां पर आपकी स्थिति आएगी क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ये रिंग की वजह से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ई इक्वल टू 1/1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये पूछने के बाद बोलेंगे बेटा सब में देखो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये पूछेंगे। तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट, बेटा इनफाइनाइट वायर भी था, इनफाइनाइट वायर भी था उसमें आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े होंगे सभी फॉर्मूले की फील्ड डिपेंडेंसी आप पे डिपेंड करती है, अर्थात उस सोर्स से दूर जाने पर फील्ड की इंटेंसिटी कम या ज्यादा होगी। आप मुझे इतना बता दीजिए कि जब ये सब आर पर डिपेंड कर रहे हैं तो क्या इसे आर पर डिपेंड करने का कोई हक नहीं है? क्या ये विद्युत क्षेत्र नहीं है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? क्या इसको आर पर डिपेंड करने का कोई हक नहीं है? तो फिर वहां से क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्यों नहीं है, और नहीं है का क्या मतलब है? अगर आर नहीं है मतलब क्या आप सीट से कितनी दूर जाओ इंटेंसिटी कम नहीं हो? क्या जादुई विद्युत क्षेत्र है? क्या एक मैजिकल कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इंटेंसिटी कम नहीं हो रही? ऐसा कैसा पॉसिबल है? ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन में आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जो फोर्स क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फील्ड थ्योरी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर उसमें चार्ज रखोगे फील्ड में तो उसका फोर्स क्रिएट करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा उस पर। ठीक है, तो हमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड का बताना है। मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फ्लक्स के बेस पर, क्योंकि गोसेस थ्योरम वाला चैप्टर जो फ्लक्स है, तो फ्लक्स के बेस पर डेफिनेशन क्या होती है? पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताइए। तो यहाँ पे स्टार बनाते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई बराबर ई डॉट ए या ई इंटू ए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, ए को नीचे लाओ, फाई ई अपॉन ए को नीचे लाए तो ये ए हो गया बराबर ई हो गया, एम्प्लाइज ई की वैल्यू आ गई फाई ई अपॉन ए। अगर ए को मैं यूनिट रख दूं, इफ ऐसे कह देते हैं, ए को ये फॉर्मूला आ गया, मानेंगे इफ एरिया इज यूनिट, एरिया इज यूनिट। अगर एरिया यूनिट हो तो कितना है? एम्प्लाइज ई इक्वल टू फाई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बशर्ते वो यूनिट एरिया से पास हो रहा हो। एक नई डेफिनेशन आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है बशर्ते वो यूनिट एरिया से पास हो रहा हो। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखना। तो इसका जो आंसर डेविड से ग्रिफिथ जो मैंने आपको बुक बताई है उस बुक में इसका आंसर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि भाई साहब आप इनफाइनाइट चीज से दूर नहीं जा सकते। ये सब ये आंसर लिखा है एक लाइन में बहुत अच्छी तरीके से, और जब उस पर बहुत गंभीरता से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा कि उसमें साफ साफ लिखा है डेविड से ग्रिफिथ किताब में कि ये फॉर्मूला ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है आर पर डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि आप इनफाइनाइट चार्ज शीट से दूर नहीं जा सकते। आप विचार कीजिए, मान लीजिए ये एक कह सकते हैं दीवार है और यहाँ पर आप खड़े हैं। ठीक, ये एक दीवार है और यहाँ पर आप खड़े हैं, तो आपसे मैंने कहा भाई इससे दूर जा, तो आप इससे दूर जाओगे तो यहाँ से मान लो यहाँ आ गए। ठीक, यहाँ से यहाँ आ गए। जब यहाँ से आप यहाँ आओगे तो आपको लगेगा क्या दूर आ गए? आपको तब तक नहीं लग सकता जब तक आप इसकी चुटियां नहीं देख लेते। तो आप और पीछे जाएंगे और पीछे जाएंगे, जब आपको इसका शीर्ष दिखने लगेगा वो स्थिति होगी अगर इसको नीचे गिरा दें हम खंबे को, इस दीवार को नीचे गिरा दें तो ये दीवार नीचे गिरेगी। उससे अगर आप पीछे चले गए तब आप कहेंगे आप दूर चले गए। आप समझ रहे हो मेरी बात? पहचान किसी वस्तु, किसी दीवार के, किसी टावर के, किसी बहुत बड़े पेड़ के पास आप खड़े हैं और हमने कहा आप थोड़ा दूर हो जाइए पेड़ से, और आप एक कदम पीछे हटते हैं तो वो दूर नहीं है। जब हम किसी चीज से दूर जाते हैं तो दूर जाने का अर्थ है कि तब हमें कहना चाहिए दूर गए कि अगर वो पेड़, वो खंबा गिर जाए तो हम पे ना गिरे, तब कहेंगे दूर गए। आप समझ रहे हो? मान लीजिए खंबा है, पेड़ है, हम यहाँ खड़े हैं और थोड़ा पीछे होते हैं, दूर हट गए, इसे दूर नहीं कहेंगे। दूर तब कहेंगे, दूर जाए कि अगर ये पेड़ गिर जाए तो हम पे ना गिरे, उस स्थिति को कहेंगे दूर जाना। तो भैया
तो डेविड द ग्रिफिथ की किताब ये कहती है कि अगर ये अनंत लंबाई की हो, आप विचार कीजिए, अनंत लंबाई की सीट है, ये अनंत लंबाई की सीट है, तो आप इससे कैसे दूर जा सकते हैं भैया? कहीं पर भी जाओ आप, सीट अगर गिरी तो तुम्हारे खोपड़ी पे जरूर गिरेगी। तो इसका मतलब ये कहा उन्होंने एक तरीके से कि आप इनफाइनाइट चार्ज सीट से दूर नहीं जा सकते और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूर जाने पर कम होती है। तो ये आंसर उन्होंने दिया, थ्योरेटिकल आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूर जाने पर कम होती है और आप इनफाइनाइट चार्ज सीट से दूर नहीं जा सकते। दैट इज द रीजन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पर डिपेंड नहीं करती है। बहुत शानदार थ्योरेटिकल आंसर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहता हूं। तो इस वाले बंदे के लिए फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप। इसके लिए कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप। इसके लिए कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप। तो ये था आपका नॉट डिपेंडेंसी को समझाना, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं वो एक्सप्लेनेशन जो मुझे समझ में आता है, जो काफी हद तक मैंने क्रिएट करा है, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया था ग्रिफिथ वाला आंसर जो है एक जगह अपवाद क्रिएट कर देता। अपवाद का मतलब ऐसे है जैसे अपवाद का क्रिएट नहीं करता, वो सब सही है कि डेविड से ग्रिफिथ में लिखा है यार, गॉड लेवल बुक है, बिल्कुल बहुत शानदार। इलेक्ट्रो ये समझ लीजिए EMT के लिए तो गॉड लेवल बुक, बहुत शानदार। जब उसमें ये लिखा है तो आप वहां पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनफाइनाइट वायर भी तो होता है, इनफाइनाइट वायर भी तो होता है और हम उससे भी तो दूर जाते हैं, तब फील्ड इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर आता है इनटू आर कैप। ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि इनफाइनाइट सीट से हम दूर नहीं जा सकते, तो भैया इनफाइनाइट वायर से भी तो दूर नहीं जा सकते, तो फील्ड की इंटेंसिटी आर पे डिपेंड क्यों कर रही है? आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते क्योंकि ग्रिफिथ एक बुक है, वो एक इंसान नहीं है। मतलब इंसान है आपके सामने नहीं है ना कि आपने जो मर्जी कुछ भी पूछ लिया। तो ये है, पर ये बहुत शानदार क्वेश्चन, आप सुनते रहे ध्यान से इसका आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो है वो जो डेफिनेशन है वो कहना कुछ और चाह रही है और हम रिसीव कुछ और कर रहे हैं, वो सिमेट्री को लेकर चलेगी। जब उन्होंने ये कहा था कि जब उस बुक में ये लिखा गया था कि आप इनफाइनाइट चार्ज सीट से दूर नहीं जा सकते, तो वहां दूर नहीं जाते के साथ साथ वो सिमेट्री को भी डिफाइन करता है। उस सिमेट्री को हम समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझेंगे, एक तो वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है और एक चार्ज सीट है जो कि इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है। एक चार्ज सीट बना दे रहा हूं मैं, यह चार्ज सीट और ये भी प्लस प्लस चार्ज सीट है और इनफाइनाइट लेंथ की है। ठीक है, इसको भी चार्ज दे देते हैं, थोड़ा सुंदर दिखाई देगा। इसका फॉर्मूला याद है, इसका फॉर्मूला कितना होता है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स कैप। ये फॉर्मूला इसका होता है। तो अब बात चल रही थी, ये आर पे, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी क्या है? इनफाइनाइट है, डॉट 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 क्या हो गया, और ये भी इनफाइनाइट है। तो क्यों डिपेंड नहीं करता, पढ़ते हैं। रीजन जो है, अब आप फ्लक्स के बेस पर डिफाइन करता हूं मैंने आपको भी डेफिनेशन दी थी। फ्लक्स होता है फाई E इक्वल टू होता है E डॉट A, और ए को नीचे लाओगे तो आएगा फाई E अपॉन A इक्वल टू E, और ए को यूनिट रखोगे तो फाई E अपॉन 1 इक्वल टू E, एम्प्लाइज आपका आ जाएगा फाई E इक्वल टू E, या ऐसे कह सकते हैं E इक्वल टू फाई E इक्वल टू फाई E। इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो फील्ड को डिफाइन करता है, उस फील्ड को डिफाइन करता है। अब देखते हैं एक यूनिट एरिया लेकर, एक यूनिट एरिया लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने एक यूनिट एरिया यहाँ लिया, छोटा सा यूनिट मतलब इकाई यहाँ लिया। इस यूनिट एरिया को पीछे खिसकाते हैं, यहाँ लिया। इस यूनिट एरिया को यहाँ भी पीछे खिसकाते हैं, यहाँ लिया। इस यूनिट एरिया को और पीछे खिसकाते हैं, यहाँ लिया, और इस यूनिट को और पीछे खिसकाते हैं, यहाँ लिया। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये यूनिट एरिया जो है कर्व्ड फॉर्म में है, आप समझ में क्या कह रहा हूं? ये यूनिट एरिया ऐसे है, ये यूनिट एरिया ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ठीक है। ये यूनिट एरिया ऐसे है, कर्व्ड फॉर्म में, ठीक है। ये यूनिट एरिया कर्व्ड फॉर्म में। लेट ये सपोज माना, यहाँ मान के चल रहे हैं डीए जो है, यूनिट एरिया जो है, यूनिट एरिया इज कर्व्ड इन 3D। ये सब मान के चलो सब, ठीक है, सब समझाने के लिए आप कर्व्ड मान के चलिए, ठीक है।
मान नहीं सकते वैसे, अभी तक किसी बुक में जरूरत नहीं कि यूनिट एरिया को 3D मान सकते, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने की कह रहा हूँ। आप 1D में भी 2D में भी लेके चलेंगे तो भी काम बन जाएगा, पर 3D से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। आप इसे मान के ऐसे है कर्व, ठीक है, तो ये कर्व एरिया है। अब ये वायर जो है, वायर से जब फील्ड निकलेगा वो फील्ड निकलता है सिलेंड्रिकल सिमेट्री में, तो फील्ड निकलेगा सिलेंड्रिकल सिमेट्री में ऐसे। आप नॉर्मल सरफेस एरिया से भी पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे 3D कहने का अर्थ आपको समझ में आएगा। ये मैंने ये एक ही पॉइंट चार्ट से कैसे बना दिया ऐसा आपको लग रहा होगा, तो भाई साहब ये जो है ऐसे है इस सिमेट्री में, ये आपको सामने से देखने में ऐसा लग रहा है, पर ये कैसा है, ये इस तरीके से जा रहा है, XY प्लेन में है, ठीक है। ऐसे ही हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर चारों तरफ ही निकलेगा, तभी जब हर पॉइंट पे चारों तरफ फील्ड निकलेगा तभी वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री प्रोड्यूस करेगा। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि ये वायर है और वायर से चारों तरफ फील्ड निकलेगा, वायर से चारों तरफ फील्ड निकलेगा, तो ये सिर्फ एक पॉइंट से दिखाया मैंने, ऐसे हर पॉइंट से भी हो सकता है, ऐसे इससे निकालते हैं, तो इससे भाई स्ट्रेट निकलेगा फील्ड ऐसे, चाहे आप देख लीजिएगा चार्ट से स्ट्रेट निकलता है फील्ड, ऐसे इधर ऐसे इधर। अब आपको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब आपको पता चल जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप यूनिट एरिया को 3D, आप जो मैंने अभी बताया आपको DA जो है, DA यूनिट एरिया इन कर्व्ड 3D है। अगर आप कर्व्ड 3D लिख रहे हैं तो इस चीज को आप समझ पाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब 3D में जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि ये फील्ड जो ऐसे ऐसे है, कैसे बताऊं मैं आपको, ये समझ लीजिए वायर ऐसे है और फील्ड जो निकल रहा है वो चारों तरफ निकल रहा है, ऑब्वियसली निकलेगा क्योंकि 3D में है वायर, तो जब ऐसे ऐसे चारों तरफ निकलेगा तो जो मुझे उधर वाले, अगर मुझे उधर वाले भी लेने हैं, जो यूनिट फील्ड लाइन जो है उधर वाली भी लेनी है तो मुझे दिखाना पड़ेगा, बहरहाल 3D में दिखाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप 3D ना लेना चाहें तो भी आप समझ सकते हैं, क्लियरली दिखाई दे रहा है यार, DA यूनिट एरिया कर्व्ड इन 3D मान लिया, और ये मानो अगर आप इसे लेके भी नहीं चलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये अपवादजनक बात मैंने कही है, आधे लोगों को हजम नहीं होगी कि यूनिट एरिया को 3D कैसे बोलते बंदे ने, तो इसलिए हटाओ इसको, बिना इसके लेके चलते हैं। तो भैया हम इस एरिया एलिमेंट में हम दूर गए, जब एरिया एलिमेंट में हम एरिया एलिमेंट को लेकर हम दूर गए तो मैंने देखा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एलिमेंट यूनिट एरिया से कम हो रहा है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस यूनिट एरिया कम हो रहा है। देखो यहाँ कांस्टेंट है 3 और फ्लक्स को ही फील्ड कहते हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, परपेंडिकुलर एनी सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है एक तरीके से, यहाँ देखा जाए तो आप देखो ध्यान से, तो जो इन्फिनिटी वायर है उससे उसके सामने अगर कोई यूनिट एरिया लो, इस यूनिट एरिया को मैं पॉइंट मान के चल रहा हूँ, पॉइंट लो आप पॉइंट, तो पॉइंट से दूर जाने पर क्योंकि फील्ड लाइंस की नंबर कम हो रही है मतलब फ्लक्स कम हो रहा है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स? एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज दैट कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी परपेंडिकुलर सरफेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पर कांस्टेंट है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट है मेरे भाई तो सीधी सी बात है वहां का फील्ड भी कांस्टेंट होगा, बिकॉज फील्ड इज डिफाइंड बाय फ्लक्स पासिंग फ्रॉम पर यूनिट एरिया। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों इनफाइनाइट चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम नहीं होती, जबकि आप इनफाइनाइट वायर से दूर जाएं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। बिकॉज ऑफ आप सिंपल सा रीजन वन वे में कहना चाहते हैं, अगर मास्टर को भी ये आंसर पता हो और आप पूछने वाले को भी पता हो और आपको भी पता हो तो आपको सीधा ये आंसर देना है। बिकॉज ऑफ अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपका निकलने वाला फील्ड जो है वो चार प्लेन सिमेट्री में है, और यहाँ पर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका सर्कुलर सिमेट्री में है। प्लेन सिमेट्री दिख रही है, प्लेन सिमेट्री ऐसे क्यों, मतलब अगर मैं वेव फ्रंट के साथ बताऊं तो निकलने वाला इलेक्ट्रिकल वेव फ्रंट जो है प्लेन है, और यहाँ निकलने वाला इलेक्ट्रिकल वेव फ्रंट सर्कुलर है। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल वेव फ्रंट प्लेन है, तो इलेक्ट्रिकल वेव फ्रंट प्लेन होने की वजह से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आर पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो इंटेंसिटी है वो सर्कुलर है, सर्कुलर वेव फ्रंट में, तो डिपेंड करती है आर पर। तो ये था एक्सप्लेनेशन इस बात का कि क्यों आर पर डिपेंड नहीं करती, जो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम 3D के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू। एक चीज और बताना चाह रहा था मैं, एक चीज और विचार करना चाहता हूँ, मुझे भी डिस्कस कर लेते हैं अभी, कि हमने जो पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्क पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्क पढ़ा था मेरे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्क। चार्ज डिस्क का फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला E इक्वल टू 1/, ये 1/, क्या आदत पड़ गई बहुत ज्यादा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर मैं R इनफाइनाइट रखता हूं, इफ R टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रखूंगा तो क्या होगा 1/, अब R की वैल्यू अगर मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो 1/∞ 0 हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बचा। E इक्वल टू कितना बचा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि अपना वाला फॉर्मूला है जो हमने अभी प्रूफ करा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब इनफाइनाइट जाने पर, इनफाइनाइट पर ये ऐसा फील्ड क्रिएट करता है इनफाइनाइट पर, और इनफाइनाइट से पीछे अगर हम आए तो इनफाइनाइट से पीछे ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करता है। इनफाइनाइट से पीछे वो चार्ज डिस्क जो है ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और इनफाइनाइट के बाद ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ठीक, बात करते हैं इनफाइनाइट के बाद का मतलब क्या है। इनफाइनाइट के बाद का मतलब होता है फाइनाइट। या तो आप किसी चीज को इनफाइनाइट मानेंगे, या तो आप किसी चीज को इनफाइनाइट मानेंगे या मानेंगे फाइनाइट है, वो बात खत्म हो गई। ये नहीं कह सकते कोई चीज जो है वो इनफाइनाइट भी है और फाइनाइट भी है, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो मान लिया ये जो सीट थी, बहुत ध्यान समझेंगे आप, कि मान लीजिए वो जो इनफाइनाइट सीट थी जिसका आंसर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, उससे हम इतनी दूर चले गए कि जो सीट थी वो गिरे और हमारे ऊपर ना गिरे। आप समझ रहे हैं? आप समझ में कह रहा हूं? मान लीजिए कि वो जो इनफाइनाइट सीट थी, चार्ज सीट, उससे हम इतनी दूर गए, वो सीट गिरे पर हमारे ऊपर ना गिरे। मान रहा हूं मैं, मान कुछ भी सकते हैं, पर हमारे ऊपर ना गिरे। अगर धोखे से हमने ऐसा कर दिया, इफ वी डन दिस देन वी प्रूव दैट सीट इज फाइनाइट, the infinite seat is finite। अब हम अलग जा रहे हैं कंपटीशन से भाई, थोड़ी देर के लिए थोड़ा आनंद के लिए अलग ही चले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ते तो रहते हैं। इफ वी डन दिस, अगर हमने ऐसा कर दिया कि हम उस सीट से इतनी दूर चले गए कि सीट गिरे पर हमारे ऊपर ना गिरे, उस पॉइंट के ऊपर ना गिरे, तब इफ वी डन दिस देन वी प्रूव्ड दैट द इनफाइनाइट सीट इज फाइनाइट। तो हमने प्रूफ कर दिया वो इनफाइनाइट सीट जो फाइनाइट है। और हम अगर इतनी दूर चले गए इनफाइनाइट सीट से तो क्या होगा? तो मान लीजिए इनफाइनाइट सीट थी, और हम इसको मैंने चार्ज दिया था, और इससे मैं इनफाइनाइट से ज्यादा दूर चला गया, ये मैं चला गया इनफाइनाइट से ज्यादा दूर। R यहाँ तक मान लीजिए यहाँ पे इनफाइनाइट है, ठीक है, ये है R इक्वल टू इनफाइनाइट, और मैं इससे ज्यादा दूर चला गया, R इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस समथिंग। तो भाई साहब R की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो गई, पर मैंने इसके शेप को फाइनाइट बता दिया इस तरीके से, फाइनाइट शेप। अब फाइनाइट शेप हो गए तो फॉर्मूला इस समय यहां तक, इस बाउंड्री तक लगने वाला था कौन सा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x कैप। अब जिंदा लगेगा कौन सा? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लगेगा भाई। अब बात यह आती है, बहुत लॉजिकल, अब बहुत खतरनाक बात चलने वाली है। R बराबर इनफाइनाइट यहाँ पे तो रखने का मतलब ही था, अगर इनफाइनाइट में यहीं रख दूं, अगर मैं इनफाइनाइट में यहीं रख दूं तो फील्ड खत्म होकर फिर ये बन जाता है, और ये तो इनफाइनाइट से ऊपर की बात है, तो मैं रखूंगा फिर भी ये बनना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि फॉर्मूला ये लगेगा या नहीं लगेगा। तो भाई साहब ये लगेगा, क्योंकि ये फाइनाइट के लिए, और हम अगर इनफाइनाइट से दूर जा रहे हैं तो हम फाइनाइट की ओर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन पैराडॉक्स क्रिएट होता है कि हम क्या इनफाइनाइट तक पहुंच गए हैं। अगर पहुंच गए हैं तो रखने पर इनफाइनाइट से ज्यादा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रखने पर भाई साहब ये बन जाएगा। तो ग्राफ आगे का कैसा होगा ये सोचने वाली बात है। तो काफी सारे वैज्ञानिकों ने तो ये सजेस्ट कर दिया कि ग्राफ पहले कांस्टेंट लेके चलो, फिर इसके अकॉर्डिंग वेरी कराओ, ठीक। फिर कहीं लोग ये भी बोलते हैं भैया इनफाइनाइट का कांस्टेंट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट अगर आप फॉर्मूला ले रहे हैं लो फॉर्मूला, पर डिस्टेंस पैरामीटर भी तो रखना पड़ेगा। ये वाली बात चल रही थी बस। तो ये पैराडॉक्स था, पर आपको याद रखना है कि क्यों R पे डिपेंड नहीं करता, वो सारी बातें भी याद रखनी है। हम चलने वाले थे 3D के बारे में। आप 3D पढ़ेंगे, 3D में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया, 1D पढ़ा,
वो था वायर के बारे में, 2D पढ़ा वो था सीट के बारे में, अब पढ़ेंगे 3D पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। तो तीसरा आर्टिकल हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। देखो आपको क्या करना है, पहले एक स्फीयर लेना है और आप सच में ही संवेदनशीलता से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कंडक्टिंग स्फीयर लो। ले लिया स्फीयर, ये जी, इसे चार्ज दे दिया चार्ज। हमने कहा भाई स्फीयर आप 2D होती है 3D, तो स्फीयर ने कहा हम 3D हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी, चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी वॉल्यूम। जब कभी आप 3D सिमेट्री में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको मजबूरी बन जाती है कि आप वहां पर क्या लें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लें। और ये भी पता होना चाहिए कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू dq ओवर dv। रो इक्वल टू dq ओवर dv जो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, जो कि बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। यहाँ लिख दिया मैंने रो इक्वल टू dq ओवर dv। ठीक, अब ये 3 केस क्रिएट होते हैं। ये मान लिया इसका सेंटर है, इस स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पर निकालना है फील्ड, सरफेस पर निकालना है फील्ड और इनसाइड निकालना है फील्ड। ये 3 केस, और यहाँ 3 में भी फिर 2 केस निकल आते हैं कि स्फीयर कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। तो पहले मैं आर्टिकल को लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ इस बात से फर्क पड़ता है कि कंडक्टिंग है नहीं नॉन कंडक्टिंग है। तो अगर आप बाहर से क्वेश्चन को सोल्व करते आएंगे तो पहले फर्क नहीं पड़ता कि ये कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, पहले इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या ये स्फीयर है, इस बात से फर्क पड़ता है। तो इस पॉइंट पर निकालने के लिए मैं लगाऊंगा अप्लाइंग गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है भैया पहले क्लोज सरफेस बनाओ। तो इससे क्लोज सरफेस बना दिया मैंने, ये हो गया क्लोज सरफेस, ये हो गया क्लोज सरफेस। ठीक, फिर यहाँ पे मैंने एक ले लिया एरिया एलिमेंट, सिमेट्री ब्रेक नहीं होती, एक लेंगे। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, DA, इधर की तरफ है वेक्टर है, और फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड भी इधर की तरफ जाएगा, ये हो गया E। ये वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया भी इधर है, तो एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। बात खत्म। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस थ्योरम, बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। अब बताओ गॉस थ्योरम की डेफिनेशन क्या कहती है। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन कहती है, गॉस थ्योरम की डेफिनेशन कहती है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dA। इंटीग्रेशन को अंदर ले जाओ, phi इक्वल टू E इंटीग्रेशन dA। dA का सरफेस एलिमेंट कहाँ लिया गया, अभी इसका सरफेस पर लिया गया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। वेरिएबल डिस्टेंस क्या मानी थी मैंने, r मानी थी, यहाँ से यहाँ तक की r स्क्वायर, यहाँ पर रख देंगे तो कितना गया, phi इक्वल टू E इंटू dA का इंटीग्रेशन 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अगर गॉस की थ्योरम पूरी तो पढ़ लो, आधी पढ़कर रुक गए। By the definition of Gauss theorem, the total electric flux passing through the closed surface is equal to phi E। जिसका आगे लिख देता हूं मैं, आगे की डेफिनेशन क्या है, the total electric flux passing through a closed surface, the total electric flux passing through a closed surface is equal to the total electric flux passing through a closed surface, मतलब ये वाला फ्लक्स जो है वो होगा is equal to 1 upon epsilon naught time, 1 upon epsilon time of consisting charge, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम ऑफ कंसिस्टिंग चार्ज। यहाँ से आप E की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ गया, E इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ कर लो। अगर मैं इस पॉइंट को पीछे खिसका कर लाता हूँ, ये पॉइंट यहाँ लाता हूँ, तो इस पॉइंट पर मैंने मान लिया स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है। इफ R इक्वल टू कैपिटल R, देन पॉइंट विल लाई ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, सरफेस पर लाई करेगा तो फील्ड कितना आएगा, m प्लस E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो भाई साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ के लिए होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आउटसाइड के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सरफेस के लिए। यहाँ इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये स्फीयर कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, अंदर जाने में फर्क पड़ता है। आप एक विचारणीय बात देखिए कि अगर आप R स्फीयर आउटसाइड की बात करें तो फॉर्मूला जस्ट लाइक पॉइंट सोर्स की तरह है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखेंगे तो भी फॉर्मूला यही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में फॉर्मूला यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर में फॉर्मूला यही। इसका मतलब क्या है, ये सारा चार्ज जो है स्फेरिकल सिमेट्री में ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि आपको देखने में ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पॉइंट सोर्स की वजह से आ रहा है, जो कि सेंटर से प्रोड्यूस हो रहा है।
ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, इनसाइड की। इनसाइड फील्ड कितना होगा? तो जी इनसाइड कितना होगा देखें ध्यान से। ठीक है, तो आउटसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, ऑन द सरफेस हो गया इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से होता है भाई, स्फीयर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। मान लो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और मान लो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो भाई कंडक्टिंग में तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है, बहुत ही बड़ा रिजल्ट आता है, फॉर्मूला याद ही नहीं होता। अगर ये स्फीयर कंडक्टिंग है तो दिया गया चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर होगा सरफेस पर, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई होता है स्किन इफेक्ट। एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर क्रिएट होता है और सारा चार्ज जो है सरफेस पर आ जाता है। 12th में आपने पढ़ा होगा, किसी कंडक्टर मीडिया को दिया गया चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है। जहाँ ये बताया जाता है, क्वेश्चन चलता है बहुत ज्यादा कि मान लीजिए अचानक बिजली कड़कने लगे आकाश में, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, पेड़ के नीचे या कार के अंदर? तो उत्तर आता है उसका कार के अंदर, क्योंकि कार का जो सरफेस है वो मेटेलिक होता है, अगर बिजली गिरेगी तो उसके सरफेस पर रहेगी, अंदर वालों को नुकसान नहीं होगा। ऐसे आंसर होते हैं। ऐसे एक फैराडे चैम्बर के बारे में बताते हैं कि अगर फैराडे चैम्बर था, पूरी जगह इलेक्ट्रिकल स्पार्क हुआ, फैराडे को कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्पार्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेटेलिक सरफेस पर रहता है, अंदर वाली चीज को नुकसान नहीं करता। तो वहां से आप क्लियर हो जाता है 12th में कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो दिए गए चार्ज उसके सरफेस पर आएगा, और अगर सारा चार्ज सरफेस पर आ गया तो क्या होगा? तो ये होगा कि अंदर वाले पॉइंट पर आप जब ऐसे करके आप एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो गॉसियन सरफेस वाले भैया बोलेंगे कि गॉसियन सरफेस तो बना दिया आपने, अब गॉस थ्योरम भी लगा के दिखा दो। गॉस थ्योरम कहती है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ कंसिस्टिंग चार्ज। इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं बचेगा अगर ये कंडक्टिंग है। जब चार्ज नहीं बचेगा तो आप यहाँ 0 रखेंगे, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके गॉस थ्योरम को फाई ई का फॉर्मूला लगाएंगे, ई डॉट ए लगाएंगे, यहाँ पर 0 आ गया, बात ही खत्म हो गया, आंसर भी 0 आएगा। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा एम्प्लाइज ई निकालोगे तो ई भी कितना आएगा? 0। इसका मतलब अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो आंसर आपका 0 आना है। क्यों? क्योंकि अंदर को चार्ज ही नहीं बचा। जब चार्ज ही नहीं बचा तो फील्ड कैसे आएगा? अब कोई विद्वान बहुत बड़ा वैज्ञानिक ये मत कहने लग जाना कि गुरुदेव मान लीजिए, ऐसे बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं, बताऊं तो मान लीजिए कि इनसाइड है, तो गुरुदेव इस पॉइंट पर ये चार्ज पीछे को भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे सके, ये चार्ज पीछे को भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे सके। ऐसे निकलते हैं, बहुत बड़े बहुत तगड़े स्टूडेंट होते हैं, तो ये पीछे को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तब तो भाई साहब पीछे को इलेक्ट्रिक से पूरे की वजह लेना। जब सिमेट्रिकल आप इंटीग्रेट करेंगे तो 0 हो जाएगा आंसर। आप तो सिमेट्रिकल इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, नो डाउट। तो इतना ज्यादा विचार नहीं करना है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कंडक्टिंग स्फीयर में, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, क्या कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है? 0 है, ठीक। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर में आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 0 न्यूटन पर कूलम। ओके, अब बात करते हैं अगर वो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग होता तो क्या होता? तो भैया नॉन कंडक्टिंग होता तो वहां पे स्किन इफेक्ट नहीं लगता, नॉन कंडक्टिंग होता वहां पे इलेक्ट्रिकल प्रेशर नहीं लगता, नॉन कंडक्टिंग होता तो चार्ज जो है सरफेस पर नहीं आता। अगर चार्ज सरफेस पर नहीं आता तो सरफेस कहां आता है? चार्ज देखेंगे, चार्ज कहां आता है? एक स्फीयर बनाएंगे और एक अंदर इसको चार्ज देंगे, पहले पूरे में चार्ज दे दिया और मैंने चार्ज दिया, तो चार्ज से मैंने पूछा आप कहां कहां फैल जाओगे, वेयर यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उसने बोला पहले आप ये बताओ चार्ज देने से पहले कि स्फीयर है कैसा, कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग। मैंने कहा भाई नॉन कंडक्टिंग है, तो बोले मैं पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाऊंगा। ऐसे कैसे? बोले क्योंकि यही बात है, बस नॉन कंडक्टिंग में डिस्ट्रीब्यूट वॉल्यूम में होना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर अप्लाई नहीं होता, सरफेस पर मैं आना चाहूंगा फिर भी नहीं आ सकता। तो मुझे भैया वॉल्यूम के हिसाब से सोल्व करना, वरना मैं आंसर ला दूंगा तुम्हारा गलत और तुम्हारे हाथ से चले जाएंगे 2 नंबर। जैम में नहीं आता 2 नंबर से ऊपर क्वेश्चन, तो इसलिए आप नॉन कंडक्टर मान के चलेंगे। नॉन कंडक्टर में क्या होगा? पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। हो जा भाई डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना टाइम लगा रहा है? टाइम मत देखना भाई, टाइम लगा दे तो फिर डायनेमिक्स में मत जाएंगे। टाइम नहीं लगाएगा, एकदम से हो जाएगा पूरे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये मैंने इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया और पॉइंट पर मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया, ये ओरिजिन, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस r और ये गॉसियन सरफेस। तो मैंने कहा भैया तुम पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 4 से बात चल रही है इस समय, 4 से मैंने कहा कि आप पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे तो क्या 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 डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा? तो बोले यस।
जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। वो इस बात को नहीं देखेगा कि मैं किनारे पर हूँ, किनारे की तरफ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेंटर की तरफ कम। जैसे न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, आप न्यूक्लियर डेंसिटी देखिए सेंटर पर अलग होती है, कोने पर अलग होती है, तो न्यूक्लियर जैसा रोल नहीं है। अगर आप चार्ज देते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को तो आपको देखने को मिलेगा कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिफॉर्म, यस सर। मैंने कहा यूनिफॉर्म मतलब यहाँ भी डेंसिटी और यहाँ भी डेंसिटी बराबर होगी। बोले हाँ, चल मैं यहाँ डैश मान लेता हूँ, यहाँ मानता हूँ रो, यहाँ मानता हूँ रो डैश। तेरे कहने मतलब क्या, रो इक्वल टू रो डैश होगा। बोले बिल्कुल सर, क्योंकि मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मैंने कहा रो क्या है, रो है चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। यहाँ भी क्या लेंगे, Q अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। और अंदर वाले इंटरनल स्फीयर के लिए चार्ज डेंसिटी लेंगे तो यहाँ पे चार्ज भी कम लेना, डैश लेना पड़ेगा, वॉल्यूम भी डैश लेना पड़ेगा। क्यों, रीजन इज दैट कि अंदर वाले जो स्फीयर है, इंटरनल स्फीयर में चार्ज की मात्रा मैंने अलग मानी है, Q डैश। भाई Q तो पूरे पे है ना, जब मैंने Q चार्ज दिया तो Q चार्ज पूरे स्फीयर पर फैल गया। जब Q चार्ज पूरे स्फीयर पर फैल गया तो इंटरनली फैला वॉल्यूमेट्री में, तो अंदर में अगर स्फीयर लूंगा तो उस पर चार्ज की मात्रा कुछ कम होगी। जब उस पर चार्ज की मात्रा कुछ कम होगी तो उस पर चार्ज की मात्रा पूरे वाले स्फीयर में मैंने मानी Q, अंदर वाले स्फीयर में मानी Q डैश। ऐसी पूरे वाले स्फीयर का वॉल्यूम माना V, अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम माना V डैश। ये चीज लेके चले हम, ठीक है। तो पूरे स्फीयर का रेडियस कितना था, कैपिटल R। ठीक, मैं साफ कर दूं, आपको क्लियरली दिख जाएगा। बड़े स्फीयर की रेडियस है कैपिटल R, छोटे स्फीयर की रेडियस है स्मॉल r। बड़े स्फीयर की रेडियस है कैपिटल R, छोटे स्फीयर की रेडियस है स्मॉल r। और जी चार्ज, छोटे स्फीयर में चार्ज जो है वो Q डैश है। छोटे स्फीयर मतलब उसके इंटरनल जो हमने पॉइंट लिया है और बोसन सरफेस से जो बनाया है, ठीक है। अब करना क्या है, आपको वैल्यू रखनी है। Q अपॉन वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई बड़ा स्फीयर, पाई कैपिटल R क्यूब। यहाँ कितना होता है Q डैश ऐसे रहने देंगे, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4 पाई 3 कट गया, r क्यूब को ऊपर ले जाएंगे, कितना है Q, r क्यूब को ऊपर ले जाएंगे, स्मॉल r क्यूब अपॉन r क्यूब इक्वल टू Q डैश। एम्प्लाइज Q डैश इक्वल टू कितना आ गया, Q r अपॉन कैपिटल R का होल क्यूब। ये फॉर्मूला आपको रखना है पहली वाली इक्वेशन में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप सोचेंगे इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, भैया इक्वेशन फर्स्ट थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड। आउटसाइड का फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये आउटसाइड का फॉर्मूला था। यहीं पर डैश लगाएंगे और ये वाला मान रख देंगे। तो मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको, इक्वेशन फर्स्ट में रख के दिखाते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, E इक्वल टू 1/4 पाई। आपको मैं ऐसे बता देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट जो थी वो थी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। आउटसाइड के लिए वहां डैश लगा दो, लिखते हैं चलो। एम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे इस चार्ज की, ये चार्ज रख दो यहाँ पर और आंसर आ गया इनसाइड के लिए। E इक्वल टू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डैश का मान कितना है, Q R अपॉन R का होल क्यूब अपॉन नीचे स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ 2 घात है या 3 घात है, यहाँ 2 घात है या 3 घात है, तो 2 से 2 घात कट गई, 1 घात बच गई। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा Q। आप देखेंगे 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, 3 थी तो 1 r बचा, 1 स्मॉल r बचा और नीचे कैपिटल R का क्यूब बचा, कैपिटल R का क्यूब बचा। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ पे लिखा कैपिटल R, 1 r अलग और स्क्वायर वाली चीज कर दी अलग। ये हो गया, देखो 1 r तो अलग कर लिया, Q अपॉन R स्क्वायर कर लो, Q अपॉन R स्क्वायर कर लिया और 1 r अलग कर लिया, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये होता है इनसाइड फील्ड का फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, ठीक। तो ये होता है इनसाइड के लिए। अब मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊं, ग्राफ कैसे वेरी करेगा, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग के लिए होता है, कंडक्टिंग के लिए वो होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का लास्ट टॉपिक था 3D में। इसके बाद हम कल जब डिस्कस करेंगे तो पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग सिमेट्री में पोटेंशियल कैसे वेरी करता है।